ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा लेक्चर है डी बाय हक्कल थ्योरी के बारे में, और उसमें हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो डी बाय हक्कल थ्योरी जो थी, सबसे पहले डी बाय ने जब उसका कॉन्सेप्ट उसके माइंड में क्या आया कि ही शुड मेक डी बाय हक्कल थ्योरी, तो वो कॉन्सेप्ट था डिल्यूशन का कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वाले इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, जो इस तरह के आयंस जो हैं वो जो बिहेवियर शो करते हैं वो डिल्यूट सोल्यूशन में बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो वैसे जो बिहेवियर होता है आयंस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन में, वो ये बिहेवियर शो करते हैं कि वो एसिमेट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, सिमेट्रिक इफेक्ट। और इसके अलावा जो इफेक्ट शो करते हैं आयंस, वो शो करते हैं रेजिस्टेंस शो करते हैं वो, यानी कि एसिमेट्रिक इफेक्ट ये होता है कि अगर कोई इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज एटम है, आयन है, और उसकी सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, तो ये सिमेट्री है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, इस साइड पे हमारा अगर कैथोड हो और इस साइड पे एनोड हो, तो आपका ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और नेगेटिव आयन जो है इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सिमेट्री मेंटेन्ड हुई है वो मेंटेन रही नहीं रहती, बल्कि वो एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाता है। ये सिमेट्रिकल आयोनिक एटमॉस्फेयर नहीं रहता। आयोनिक एटमॉस्फेयर का मतलब पॉजिटिव आयन और उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव आयन। तो जब ये सिमेट्रिक जो है वो एनवायरनमेंट नहीं रहता, एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है वो हो जाता है। लेकिन ये जो इफेक्ट था, एसिमेट्रिक इफेक्ट था, वो डिल्यूट सोल्यूशन में इसको नहीं देखा गया, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया था, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन में ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो ना तो उसमें पहले कोई ख़ास सिमेट्री मेंटेन्ड हुई होती है, तो ना ही उसमें बाद में कोई एसिमेट्रिक इफेक्ट इतना ख़ास आता है। तो डिल्यूट सोल्यूशन में एसिमेट्रिक इफेक्ट जो था वो नहीं हो रहा था। दूसरा इफेक्ट है डिस्टर्बेंस, रेजिस्टेंस होता है कि उसमें जो आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं ना, वो मूव करते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, और इस मूवमेंट को हम कंडक्शन का नाम देते हैं। ये जो कंडक्शन होती है ये जो है वो रेजिस्ट होती है, किसकी वजह से, कि अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव है आयन उसको मूव नहीं करने देगा, उसको रोकेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ आयंस। और इसी तरह अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं कैथोड की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो उसको मूवमेंट में रेजिस्टेंस आएगी। ये रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी डिल्यूट सोल्यूशन में नहीं देखा गया था, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन में तो ये पास होते ही नहीं है आयंस, तो एक दूसरे की मूवमेंट को रेजिस्ट क्या करेंगे। तो ये दोनों इफेक्ट जो थे वो नहीं देखे गए थे डिल्यूट सोल्यूशन में। तो इसके बेसिस पे डी बाय हक्कल थ्योरी जो थी वो आई थी इन इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। डी बाय हक्कल ने ये इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन किया था, और स्पेशली ये जो थ्योरी थी वो डिल्यूट सोल्यूशन के लिए डिज़ाइन की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो फोर्स यूज़ होती है, फोर्स इसमें यूज़ होती थी, उस कोलम लॉ से फोर्स का कॉन्सेप्ट लिया गया था कि दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और उनमें ओवर डिस्टेंस, जो उनमें डिस्टेंस होता है उसके लिहाज से उस पर जो है वो फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये जो थे, ये कॉन्सेप्ट जो थे इसमें डिस्कस हुए थे। और अब हम देख लेते हैं कि डी बाय हक्कल थ्योरी में आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो एक और जो चीज़ डिस्कस की गई थी वो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, जिसको रिप्रेजेंट किया है इस वाले सिंबल से। इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो इफ़ेक्ट था वो ये इफ़ेक्ट था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो उसके आर डिस्टेंस पे आयोनिक एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप हो रहा है, किसका, नेगेटिवली चार्ज आयंस का। तो वो जो एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया डी वी से, उसका जो एक वॉल्यूम होता है उसको रिप्रेजेंट किया डी वी वॉल्यूम है। तो ये जो आर जो डिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है वो 100 टाइम्स लेस होता है
रेडियस जो होता है आपका आयन के, उससे भी आयन के रेडियस से 100 टाइम्स लेस होता है ये आर। ये यहाँ पे एनालॉजी जो है वो आपको दिखाई गई थी। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो यहाँ पे डेवलप होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज़ एक्चुअली अ वर्क डन टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर किस तरह का, कोई भी आयन टू ब्रिंग आयन फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टन पॉइंट, अफिनिटी से सर्टन पॉइंट तक आयन को लाने के लिए जो वर्क होता है उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो वर्क में यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? वर्क का फार्मूला विल बी इक्वल टू वैलेंस क्या है उस चार्ज का, उस आयन का वैलेंस, और उस पर चार्ज क्या है और उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये था वर्क का फार्मूला। इसी तरह नेगेटिव, अगर नेगेटिव आयन को आपने लेके आना है एफिनिटी से सर्टन पॉइंट तक, तो उसका फार्मूला होगा वर्क इक्वल टू वैलेंस ऑफ नेगेटिव आयन, चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन और उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है। और इसके अलावा जो फार्मूला यूज़ हुआ था इसकी डेरिवेशन में, वो फार्मूला था हमारा वो फार्मूला यूज़ हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ आयंस। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी भी है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़ भी है। यहाँ पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ आयंस जो है हम यूज़ करेंगे। तो उसका जो फार्मूला था उसमें आपके ये वाले जो थे नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं, सॉरी, पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आयंस नॉट नेगेटिव नंबर ऑफ़ आयंस का कॉन्सेप्ट जो था वो यूज़ हुआ था। ये जो नंबर ऑफ़ आयंस है, पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आयंस और नेगेटिव नंबर ऑफ़ आयंस जिसके ऊपर नॉट का वर्ड साइन यूज़ हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन डिल्यूट सोल्यूशन। ठीक है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये दोनों यूज़ होंगे। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ आयंस के मुताबिक नेगेटिव नंबर ऑफ़ आयंस, पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आयंस विल बी इक्वल टू एन नॉट पॉजिटिव एक्सपोनेंट माइनस पॉजिटिव वैलेंस इलेक्ट्रिकल उसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ओवर KT। तो ये फार्मूला जो था वो यूज़ हुआ था नेगेटिव आयंस के लिए, पॉजिटिव आयंस के लिए। और नेगेटिव आयंस के लिए फार्मूला जो था, नेगेटिव नंबर ऑफ़ आयंस विल बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर ऑफ़ आयंस इन डिल्यूट सोल्यूशन। ये जो साइन है वो नेगेटिव नंबर ऑफ़ आयंस इन डिल्यूट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो असल में पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, ना ही ये असल में पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हुआ है कि ये जो नंबर ऑफ़ आयंस है वो पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो नंबर ऑफ़ आयंस है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। असल में ये नेगेटिव पॉजिटिव साइंस नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी एनालॉजी को समझाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस पर जो एक्सपोनेंट का फार्मूला था वो इससे ज़रा सा था। डिफरेंस ये था कि इसमें जो अंदर जो आपका वैलेंस है उसके साथ भी नेगेटिव साइन था, बाहर भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इधर नेगेटिव है। ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी चार्ज को, कि चार्ज किसके ऊपर, पॉजिटिव आयंस के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव आयंस पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ओवर KT। और ये जो K है यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें 2 दफ़ा नेगेटिव था। तो ये फार्मूला जो था वो यूज़ हुआ था। तो ये फार्मूला हम आगे जाके यूज़ करेंगे। फिर जो था इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था डेंसिटी का, कि डेंसिटी है कि जितने भी नंबर ऑफ़ आयंस जो एक्सेस में होंगे ना, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, उसको हम इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बोलते हैं और उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेस में आयंस, और एक्सेस में कोई भी चीज़ हो तो उसको निकालने का सबसे आसान मेथड ये है कि ज़्यादा जो चीज़ एक्सेस में है उसको माइनस कर दें लेस वाली में से। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जो वैल्यू है उसको दूसरी से माइनस कर देंगे तो जो एक्सेस में होगा वो निकल आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे इसको Z पॉजिटिव, ये जो है वो वैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सॉरी, इसको इस तरह कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस, उसका वैलेंस नंबर और उसका चार्ज, माइनस नंबर ऑफ़ नेगेटिव आयंस, उसका वैलेंस नंबर नेगेटिव आयंस का और उसका चार्ज। अब ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की ये जो वैल्यू है। तो हम ये वाली वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे।
तो क्या वो वैल्यू होगी, एन प्लस जो है नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग एन नॉट प्लस एक्सपोनेंट माइनस के टी, ये वाला जेड, ठीक है, दरमियान में माइनस, ये वाला माइनस, और अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एन नॉट माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसको यहाँ पे एक ही दफ़ा कर देंगे, बाद में भी तो करना है ना। ये वाला, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आ जाती है। ये थोड़ी साफ़ नहीं लग रही, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ इसमें से कॉमन ले सकते हैं। फ़िलहाल तो इन दोनों रकमों में जो कॉमन है, इन दोनों वैल्यूज़ में, वो है चार्ज की वैल्यू, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम चार्ज की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे ही सिंपल कर देती हूँ सारी चीज़ें, ताकि हम ज़्यादा स्टेप ना हमें करने पड़े। तो इस चीज़ में हमें 2-3 चीज़ें सिंपल करेंगे, एक, ताकि इस इक्वेशन को और सिंपल कर सकें। तो एक होगा कि अगर हम ये एनालॉजी लें कि आपके जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस हैं वो इक्वल हों नंबर ऑफ़ नेगेटिव आयंस के, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आयंस हो, हम उसको सॉरी ये नॉट ऊपर आता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आयंस हों, उनको हम सिंपल एन नॉट से लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, और ओवरऑल उसको हम एन नॉट लिखेंगे। इसके अलावा इसमें जो आपका ये जो आपके वैलेंस है दोनों यूनिवैलेंट है, इसमें यूनिवैलेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वैलेंसी एक है, तो इसको भी हम यूनिटी के इक्वल कर देंगे। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इसमें यहाँ जहाँ पे z है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको 1 के इक्वल कर दिया है, और जहाँ जहाँ पे n पॉजिटिव नॉट है या n नेगेटिव नॉट है, वो जो है उसकी जगह हम n नॉट लिख देंगे, और e जो है, जो चार्ज है, उन्होंने ऑलरेडी कांस्टेंट ले लिया हुआ है। अब अंदर जो है 1 स्टेप में ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n नॉट लिखेंगे तो फिर हम उसको कॉमन ले सकेंगे ईजीली, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन इन दोनों के दरमियान नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये पॉजिटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पे z जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी जगह हमने 1 वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो ऊपर रह जाएगा चार्ज के टी, और z जो है वो मैंने बोला 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी z जो है वो ख़त्म हो जाएगा, z प्लस, उसकी जगह यहाँ पे सिर्फ चार्ज आ जाएगा, माइनस एन नॉट, एन माइनस नॉट की जगह एन नॉट, ई, जेड ख़त्म हो गया, पीछे आपका रह जाएगा ई नॉट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टी, जेड माइनस भी ख़त्म हो गया क्योंकि वो 1 के इक्वल कर दिया हमने, तो पीछे रह जाएगा आपका, सॉरी ये हमने कॉमन ले लिया हुआ, तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब और क्या चीज़ हम ले सकते हैं, ये कॉमन ले चुके हैं हम ऑलरेडी, तो और क्या चीज़ हम ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन, वो है एन नॉट। अब दोनों में एन नॉट आ गए, तो एक और चीज़ कॉमन लेंगे, ई एन नॉट, यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि एन नॉट हो गया, ये भी एन नॉट हो गया, ठीक है। तो अंदर आपका आ जाएगा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था, ये नेगेटिव ही था, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन को यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, इस सारी एनालॉजी को हम x के इक्वल कर देंगे। तो हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज n, वो सारी जो वैल्यू थी वो उसको हमने x के इक्वल लिख दिया, ताकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ताकि हम इसको बाद में सॉल्व कर सकें, ठीक है। कौन सी वैल्यू को हमने x के इक्वल लिखा है,
इसमें ये जो वैल्यू है जो हमने लास्ट पे निकाली थी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ई माइनस एक्स, और ये ई एक्स, और बाकी जो है वो साइन इसी तरह रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ जो है उसको सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ सॉल्व करने के बाद इसका मैं डायरेक्ट स्टेप लिख देती हूँ। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज़ इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, टू एन। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, ये एक्सपोनेंट जो है वो दोनों को एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी डेंसिटी की वो ये वाली वैल्यू होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद। ठीक है, इसमें जो 2n है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2n रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस होंगे और जो नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस होंगे उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो हम उसको लिखेंगे 2n जो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन का जो वैलेंस नंबर है उसका स्क्वायर, n नंबर ऑफ़ नेगेटिव आइंस का जो वैलेंस है उसका स्क्वायर, और n। ये वाली वैल्यू जो है हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 2n की, और ये वाली वैल्यू तब अप्लाई की जाती है जब 1:1 की रेशो हो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इधर अगर पुट करेंगे तो विल बी इक्वल टू ठीक है। तो अब एक तो ये कंडीशन है और एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ आइंस बहुत टाइप्स के हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये लगाने की बजाय हम समेशन लगा देंगे। समेशन का होता है कि उसमें सारे नंबर ऑफ़ आइंस आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे समेशन लगाएंगे n इज़ इक्वल टू आई, और हम इसमें जो नंबर ऑफ़ आइंस हैं उसको हमें नहीं पता पॉजिटिव आइंस हैं नेगेटिव हैं या डिफरेंट टाइप्स के आइंस हैं, तो हम यहाँ पे n आई लगाएंगे और उसके ऊपर वैलेंस भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो यहाँ पे z आई लगाएंगे और स्क्वायर वाला फार्मूला वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये है जब डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइंस हों, तो ये है जब 1:1 की रेशो के साथ पॉजिटिव नेगेटिव आइंस हों, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अब इसके बाद जो है हम पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे। पॉइजन इक्वेशन होती है पॉइजन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लें, z इज इक्वल टू 4 पाई डेंसिटी की जो वैल्यू इधर निकाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ये जो है पॉइजन इक्वेशन जो है इसमें अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से इक्वेशन ले तो वो ये ऐसे होगी। अब कोऑर्डिनेट तो पोलर कोऑर्डिनेट भी होते हैं, फाई के लिहाज से भी होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने ये तीनों चीज़ें देखी हैं। तो जो आपका आयनिक एटमॉस्फेयर होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंगल कौन सा है, थीटा और फाई के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस इक्वेशन को एक्स वाई से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। आयनिक एटमॉस्फेयर पे आर के चेंज होने पे फ़र्क पड़ता है और आर की वैल्यू जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाती है। ठीक है, तो पॉइजन इक्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से आएगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से आएगी, पोलर के लिहाज से भी आ सकती है और थीटा के लिहाज से भी आ सकती है, फाई के लिहाज से भी आ सकती है। लेकिन जो हम यूज़ करेंगे वो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से यूज़ करेंगे क्योंकि आर के चेंज होने से पोलर कोऑर्डिनेट्स में रेडियस का मेंशन होता है, तो आर के चेंज होने से आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता है। तो हम देखेंगे इसी इक्वेशन को, पॉइजन इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करें तो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी और ये वाली वैल्यू को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके देखते हैं और उसकी जगह जो वैल्यू डेंसिटी की पुट होगी वो ये वाली वैल्यू पुट होगी इधर पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के बाद। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आर स्क्वायर, ये आर है, रेडियस डी ओवर
डी आर आर स्क्वायर डी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डी आर, ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और चेंज ऑफ रेडियस, चेंज ऑफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडियस नहीं यहाँ पे आएगा, आर रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव का नेगेटिव से डिफरेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, सॉरी, इज इक्वल टू वही जो पॉइजन इक्वेशन की इस साइड पे पहले हमने यूज़ किया था वही हम यूज़ करेंगे, डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इधर जो डेंसिटी की वैल्यू हमने पीछे से निकाली है इतनी ज़्यादा मेहनत करके, वो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1/r² d/dr, r स्क्वायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल dr इज इक्वल टू 4 पाई, डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये स्मॉल के यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमने अभी पुट कर दी। अब इस वैल्यू को अगर देखें तो इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है सिवाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के। ये जो वैल्यू होती है चार्ज की वैल्यू वो भी कांस्टेंट होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर की कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कांस्टेंट ही होते हैं, उस पर वैलेंस जो है वो भी कांस्टेंट होता है, एक दफ़ा जो होता है वही होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, जो चेंज होता है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज कैसे होता है, आयोनिक एटमॉस्फेयर के लिहाज से चेंज होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव के सराउंडिंग में हमेशा नेगेटिव ही रहें, कभी कभी पॉजिटिव भी उसके सराउंडिंग में आ जाते हैं, लेकिन टाइम एवरेज पे ज़्यादातर नेगेटिव आयंस ही उसकी सराउंडिंग में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो उसका रिलेशन आयोनिक एटमॉस्फेयर के साथ है, और आयोनिक एटमॉस्फेयर और चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी चेंज होता है। तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ को कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, जो कि होगा जिसको हम k स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी d/dr r स्क्वायर d फाई वेव फंक्शन dr माइनस नहीं लगाएंगे, ये सारी इक्वेशन को ओवरऑल ही हम जो है इसमें अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे जो हमारी वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी k स्क्वायर, बाकी हमने सारी वैल्यूज़ को k स्क्वायर के इक्वल कर दिया, कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, और केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने k स्क्वायर की जो वैल्यू जिस सारी की इक्वल किया उसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, k स्क्वायर इज इक्वल टू वो जो सारी ऊपर वैल्यूज़ थी वो लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल को निकाल कर, यहाँ d भी आएगा ना, नीचे नीचे d भी था। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट की थी हमने डेंसिटी की, लेकिन हमने d नहीं लिखा था, तो d भी आएगा यहाँ पे। तो ये जो सारी वैल्यू है जो है ये वैल्यू ये हमने कांस्टेंट की थी। अब ये जो वैल्यू है ना इसका कोई मकसद है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें इस वैल्यू का 1/k का, इसका स्क्वायर ख़त्म करें और फिर इसका रेसिप्रोकल लें 1/k लें, तो ये जो वैल्यू होती है इसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ में आ रही होती है, और ये जो है ये आयोनिक एटमॉस्फेयर को, ये जो वैल्यू है अगर इस वाली वैल्यू को उल्ट दें, इसका स्क्वायर ख़त्म कर दें, 1/k इसको कर दें, तो ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है थिकनेस ऑफ आयोनिक एटमॉस्फेयर को। ठीक है, डी बाय हकल थ्योरी ने ये सारी इक्वेशन को सॉल्व किया था, और उसमें जो ये कांस्टेंट की वैल्यू एंड पे आई थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी थिकनेस ऑफ आयोनिक एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो आयोनिक एटमॉस्फेयर का डी बाय हकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा रोल है। आयोनिक एटमॉस्फेयर को ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिल्यूट सोल्यूशन में उस पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। वो डिल्यूट सोल्यूशन में आगे भी हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे, जो डिल्यूट सोल्यूशन का इस वाली डिल्यूट सोल्यूशन में जो इफेक्ट्स होते हैं वो इक्वेशन को किस तरह चेंज करते हैं। तो अभी तक जो हमने निकाली है वो हमने थिकनेस ऑफ आयोनिक एटमॉस्फेयर निकाली है इस कॉन्स्टेंट से। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे इक्वेशन थी हमारी, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था, एक इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसकी एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आती है, वो हम लिख लेते हैं।
इस इक्वेशन को सॉल्व करें। हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आगे से बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, तो हम डी बाय हैकल पे ही रहना चाहते हैं स्ट्रिक्ट। हम समझ डी बाय हैकल को ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि किस तरह डी बाय हैकल ने डिल्यूट सोल्यूशन के इफेक्ट को, उसकी इक्वेशन को चेंज किया डिल्यूट सोल्यूशन के इफेक्ट ने। ठीक है, तो यही चीज़ें हम समझेंगे इसमें, बजाय कि हम इसको सारे को सॉल्व करें। तो हम डायरेक्ट लेते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़, ये है उसका सोल्यूशन, केमिकल पोटेंशियल, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होती है। तो बाउंड्री इक्वेशन में अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ज़ीरो कर दें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कब ज़ीरो हो सकता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ज़ीरो होने का मतलब है आयनिक एटमॉस्फेयर का ज़ीरो होना, और वो तभी ज़ीरो हो सकता है जब डिस्टेंस जो है पॉजिटिव का वो नेगेटिव आयंस के साथ अपने आयनिक एटमॉस्फेयर के साथ इन्फिनिटी पे चला जाए, इतनी दूर वो चला जाए आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे से कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर का जो कंसेप्ट है वो ना होने के बराबर हो जाए। यानी कि अगर आर इन्फिनिटी हो जाए तो केमिकल, ये जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो कि आयनिक एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो जब हमने बाउंड्री इक्वेशन लगाई जिसमें ये ज़ीरो था और बाकी जो थी आर जो था वो इन्फिनिटी था, तो ये इन्फिनिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब ये वाला हमने एनालॉजी लगाई तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो बी था वो ज़ीरो हो जाता था। क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ई एक्सपोनेंट में जब एक्सपोनेंट की पावर माइनस में इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो पहले तो ए ज़ीरो होगा, ये सारी इक्वेशन ज़ीरो होगी, तो फिर बी कैसे ज़ीरो होगा? ये तो सारी की सारी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी ना, ये सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि जो ई इन्फिनिटी की पावर है वो पॉजिटिव में हो तो वो ज़ीरो नहीं होती। लेकिन ये इस साइड पर ज़ीरो के इक्वल है, ये यहाँ पर ही ज़ीरो हो जाता है, ये इस साइड पे ज़ीरो के इक्वल है। अब या तो ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल कर दें या ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल कर दें, पर ये चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ये जो है, क्योंकि ई इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है और इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो वो 1 के इक्वल आता है। तो ये चीज़ जो है, ये पार्ट वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता था। तो हमने बोला कि ये जो चीज़ है वो ज़ीरो के इक्वल है, बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ से रिज़ल्ट निकाला है हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन में जब ज़ीरो की बी की वैल्यू ज़ीरो लिखेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पार्ट रह जाएगा बस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू हमने एक निकाल ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें के की वैल्यू पीछे जाके देखें तो के की वैल्यू में ये चीज़ आ रही थी। अब हम डिल्यूट सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डालने लगे कि डिल्यूट सोल्यूशन किस तरह डी बाय हैकल इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो उसमें ये वाली समेशन थी यहाँ पे और यहाँ पे ये, अगर आप देखें तो मैं वो पीछे नहीं जाऊंगी, तो आप देखेंगे कि के की वैल्यू जो हमने निकाली तो जो थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर निकाला था उसमें ये वैल्यू भी आ रही थी। तो डिल्यूट सोल्यूशन में ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो अगर ये वैल्यू के की वैल्यू में ये वैल्यू ज़ीरो होगी तो के की ओवरऑल वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ज़ीरो के साथ वो मल्टीप्लाई होगी बाकी चीज़ें, बाकी जो उसमें 4 पाई था या फिर उसमें बाकी जो चीज़ें थी डी था के टी था, तो वो चीज़ें ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होंगी। जब ये ज़ीरो हो रहा है बिकॉज ऑफ डिल्यूट सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जो हैं और उसके ऊपर जो चार्ज है वो इतने दूर दूर चले जाते हैं कि हम उसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं, निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो इस आपकी इक्वेशन पे ये इफेक्ट पड़ेगा डिल्यूट सोल्यूशन होने का कि इसमें के की वैल्यू इन रिलेशन ऑफ दिस वैल्यू के ज़ीरो होने से ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी, हम इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आर, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती। अगर ये ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो एक्सपोनेंट माइनस पावर ज़ीरो, तो ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई है, एक इक्वेशन हम और यूज़ करेंगे।
डिल्यूट सोल्यूशन के रिलेशन से ही। तो डिल्यूट सोल्यूशन के रिलेशन में एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम ये यहाँ भी डिल्यूट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी डिल्यूट सोल्यूशन। तो ये इक्वेशन थोड़ी थोड़ी कॉलम लॉ से मिलती नहीं है, जिसमें यहाँ पे फोर्स थी, यहाँ पे चार्ज थे, यहाँ पे डिस्टेंस था, तो ये उससे ही रिलेटेड एक इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन तब होगी जब उसकी डिल्यूट सोल्यूशन होगा, और डिल्यूट सोल्यूशन होने की वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो अपने आयन की वजह से होगा। पहले जो पोटेंशियल होता था वो आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से होता था कि पॉजिटिव आयन है उसकी सराउंडिंग में, नेगेटिव आयन है। लेकिन जब ये नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं तो पोटेंशियल सिर्फ पॉजिटिव आयन की वजह से होगा, और जो पॉजिटिव आयन की वजह से जब पोटेंशियल होगा तो उसमें जो इक्वेशन यूज़ होगी वो ये यूज़ होगी। अब डिल्यूट सोल्यूशन की ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि इस साइड को हम इस वाली इक्वेशन की इस साइड के इक्वल लिख सकते हैं। और यहाँ से हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट a की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे और फिर उसको इस वाली इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो मेन इक्वेशन है डी बाई हैकल इक्वेशन की अभी तक, और उसमें हम कौन सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डिल्यूट सोल्यूशन के लिहाज से दो इक्वेशन बना रहे हैं और उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू किस लिहाज से, ये डिल्यूट सोल्यूशन की कंडीशन के लिहाज से, तो उस वैल्यू को निकाल के फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह केमिकल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो सोल्यूशन के डिल्यूट होने से उसकी वैल्यू किस तरह चेंज होती है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू अगर निकालनी हो इस इक्वेशन से तो आएगी ए इज इक्वल टू जेड आई डी, क्योंकि आर दोनों साइडों पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, नीचे सिर्फ डी रह जाएगा। ए विल बी इक्वल टू वैलेंस चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ कोई पता नहीं है, कोई भी हो सकता है, वैलेंस किसी भी आयन का चार्ज और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम जो है मेन इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी केमिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की विल बी इक्वल टू किस वाली वैल्यू में हमने ये ए की वैल्यू पुट की है, किस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आर है, ये वाला वैल्यू है, और ये बाकी जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा माइनस के आर होता है वो होता है इज इक्वल टू 1 माइनस के आर। ओके, तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई है, और अगर हमने रियल सॉल्यूशन देखना हो तो ये जो होती है ये मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू को हम माइनस करेंगे, सॉरी मीन वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की मीन वैल्यू है। तो इस वैल्यू को अगर हमने आयनिक एटमॉस्फेयर का टोटल जो है आयनिक एटमॉस्फेयर वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना हो तो हम मीन वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जो पीछे से इंडिविजुअल हमने निकाली थी। ये वो कौन सी है, डिल्यूट सोल्यूशन वाला केमिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो ये डिल्यूट सोल्यूशन वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, और ये मीन वैल्यू है जो हमने यहाँ से निकाली है। ठीक है, और ये आयनिक एटमॉस्फेयर को अगर निकालना है, रियल सोल्यूशन में आयनिक एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को निकालना है, तो मीन वैल्यू से डिल्यूट सोल्यूशन वाली वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, माइनस जेड आई, ये जो पीछे हमने वैल्यू निकाली थी जब हमने
निकाली थी वैल्यू, किस ये कौन सी वाली वैल्यू है, जब हमने कहा था कि जो केमिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो आयन की अपनी वजह से है, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन होने की वजह से नेगेटिव आयन बहुत दूर चले गए हैं। तो तब जो हमने वैल्यू निकाली थी वो कॉलम फोर्स के रिलेशन से निकाली थी। कॉलम फोर्स में भी ऊपर चार्ज होता है, नीचे जो है आपका डिस्टेंस होता है। तो उस लिहाज से हमने एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। तो मीन में से मीन वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की, आयन और एटमॉस्फेयर की, उसमें से माइनस कर देंगे अकेला जो एक आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको, तो हमें रियल सोल्यूशन में जो आयनिक एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें से चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ जाएंगी, इसमें से ये सारी की सारी एनालॉजी कॉमन आ जाएगी, इधर भी है इधर भी है। तो ZI DR विल बी कॉमन और पीछे हो जाएगा -1। ठीक है, तो अभी हमने ये KR है, KR ये वाला, तो अभी हमने ये वाला एक फार्मूला डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट -KR विल बी इक्वल टू 1 - KR। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये जो वैल्यू है उसमें से -1 कर देना है। ये देखें, ये वैल्यू जो है उसमें से -1 कर देंगे तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है, E - KR की वैल्यू क्या है, 1 - KR, तो उसके बाद -1 और +1 कट जाएगा और पीछे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -KR। यानी हम इस जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे -KR वाली। तो हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, रियल सोल्यूशन में आयनिक एटमॉस्फेयर की वैल्यू को। अब क्या होगा, इस यहाँ से R कट जाएगा, ये R इस R के साथ कट जाएगा, तो हमारा जो लास्ट इसमें आएगी इक्वेशन वो आएगी इस माइनस इधर ही लिख लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये जो हमारी लास्ट जो में इक्वेशन जो है वो वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि आयनिक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो विद वो उसके लिहाज उसके ऊपर जो आर का इफेक्ट है वो नहीं हो रहा, डिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा। उस लिहाज से हमने ये वाला जो है आयनिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है। तो डिस्टेंस का इफेक्ट किस केस में नहीं होता, डिल्यूट सोल्यूशन के केस में नहीं होता, क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है या फिर ज़ीरो पे आ जाता है। ठीक है, तो डिल्यूट सोल्यूशन में जो है वो डिस्टेंस के इफेक्ट को हम काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो हम डिस्टेंस के इफेक्ट को नहीं देख रहे, अगर हम डिल्यूट सोल्यूशन के केस को स्टडी कर रहे हैं तो तब जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वो ये वैल्यू होगी। तो किस तरह हमने देखा कि डिल्यूट सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज को चेंज करता है और एंड पे जो रिज़ल्ट आता है वो भी चेंज रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ जो इसमें जो के है वो क्या है, मैंने पीछे भी बताया कि अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी डी बाय हकल में। इसके अलावा डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ भी होता है और ऑनसेगर ने भी इसको किया था मॉडिफाई, लेकिन हम आज के लेक्चर में यहाँ तक ही इसको डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट. If you have any question you can ask in comment box and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.